तो उसमें से एक आपके सामने रख रहा हूँ, पंच तत्वों का हक। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, पांचों का हक भी है इस पर। इसीलिए मृत्यु के बाद भी पांचों तत्व पाना चाहते हैं यह शरीर। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, पांचों का हक भी है इस पर। इसीलिए मृत्यु के बाद भी पांचों तत्व पाना चाहते हैं शरीर। छित, जल, पावक, गगन, समीर, पांचों तत्व पाना चाहते हैं शरीर। अग्नि को भी शरीर चाहिए और धरती, जल, गगन, समीर को भी चाहिए शरीर। इसीलिए कहीं जलाने की प्रथा है, कहीं दफनाने की, कहीं नदी में प्रवाहित कर देने की और कहीं खुले में रख देने की। पांचों तत्वों को मिल रहा है। अग्नि को भी शरीर चाहिए, इसलिए जलाया जाता है, और धरती को शरीर चाहिए, दफनाया भी जाता है, और जब जलाया जाता है तो भी उसकी राख धरती में ही जाती है। जल को तो इसलिए कहीं जल में प्रवाहित करने की प्रथा है। गगन और समीर को जब हम खुले में रख देते हैं, पारसी धर्म में तो ऊंचा टावर बना के उस पर रख देते हैं कि चिड़ियों को मिले, गगन को मिले, समीर को मिले, आकाश को मिले, तो सबको शरीर मिलता है। और जीव जंतु वनस्पतियाँ जितनी जब मरती हैं तो ये पांचों तत्वों को चला जाता है, खुले में ही अक्सर पड़ी रहती हैं, और उसमें दूसरे जीव जंतुओं के भी, गिद्ध के भी, चिड़ियों के भी, कीड़ों मकोड़ों के भी, हवा के भी, आकाश के भी, सबके काम आ जाती हैं। और कहीं इसीलिए कहीं जलाने की प्रथा है, कहीं दफनाने की, कहीं नदी में प्रवाहित करने की, और कहीं खुले में रख देने की। कितना ज़रूरी, कितना संतुलित है सब कुछ, कितना ज़रूरी, कितना संतुलित है सब कुछ। तो एक तो ये कविता थी, और एक और दूसरी थी, देखिए अगर तुरंत निकल आता है। दूसरा है कितना अच्छा है। कितना अच्छा है कि लोग मानते हैं ईश्वर के इतने स्वरूपों को, इतने धर्मों को। कितना अच्छा है कि लोग मानते हैं ईश्वर के इतने स्वरूपों को, इतने धर्मों को, तरह तरह से समझते हैं उसको, तथा तरह तरह से करते हैं रूपायित अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। इस धरती पर संतुलन बना हुआ है ईश्वर के अनेक रूपों की अवधारणा की वजह से। इस धरती पर संतुलन बना हुआ है ईश्वर के अनेक रूपों की अवधारणा की वजह से। पूरी दुनिया यदि एक ही तरह की पूजा करने लगती, पूरी धरती यदि एक ही तरह की पूजा करने लगती, तो कितना अफरा तफरी मच जाती, तो कितना अफरा तफरी मच जाती, कुछ चीज़ों की कितनी कमी हो जाती। अभी एक त्यौहार में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और कमी हो जाती है। अगर सारी धरती के लोग उसी दिन वो त्यौहार मनाने लगें तो चीज़ों की कितनी कमी हो जाएगी, पूजा सामग्रियों के भाव आसमान छू जाएंगे, और सब कुछ कितना धीरे धीरे, कितना अच्छी तरह से हुआ है विकसित। सब कुछ कितना धीरे धीरे, कितना अच्छी तरह से हुआ है विकसित। बस जो अब कमियां आ गई हैं, अंधविश्वास आ गए हैं, इनको हटाने की ज़रूरत है। धर्म अधिक तरह के हैं, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में भी अगर हिंदुओं का त्यौहार है तो कम से कम दूसरे धर्म के लोग ऑफिस में ठीक से आके काम कर रहे हैं, हिंदू लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अगर मुसलमानों का त्यौहार है तो हिंदू लोग आ रहे हैं, मुसलमान लोग नहीं आ रहे हैं। आपके ड्राइवर, अगर आप हिंदू हैं और मुस्लिम ड्राइवर है तो आपके त्योहारों में रहेगा। अब काम करने वाला अगर मुस्लिम है तो आपके त्योहारों में रहेगा। इसका उल्टा है, अगर कोई मुस्लिम है, उसके यहाँ हिंदू ड्राइवर है तो उसके यहाँ काम करने में रहेगा, या और स्टाफ में वो काम करने में रहेंगे। तो ये सब एक तरह से एडजस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं उसके, इस तरह तरह के लाभ हैं इसके। तो ये जो दोनों चीज़ें सुनाई तो ये लोग भी चुप हो गए, और जो धर्मगुरु थे, और पब्लिक को भी बहुत आनंद आया। तो हम लोग वो चर्चा कर रहे थे सब आज की समस्या के बारे में,
फेसबुक का जो ग्रुप है, सॉरी जो पेज है, उसमें मैंने ऑन किया था लेकिन ठीक से ऑन नहीं हुआ, इसलिए वो अभी 20-25 मिनट जो हम लोगों ने बात की, 42 मिनट की बात, वो लोग नहीं सुन पाए। अभी अभी वो ऑन हुआ है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक मित्र ने कहा कि आज की मुख्य समस्या पर आप अपनी बात कहिए। मैंने कहा सरकार और जनता दोनों दोषी हैं और दोनों आतंकवादी हैं, क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा ही यही है, जैसा मैंने अभी इस घटना में बताया था, बिना सुने, बिना सभी पक्षों को सुने फैसला कर लेना, बिना जाने फैसला कर लेना, बिना परिणाम पर विचार किए फैसला कर लेना। सरकार बिना पब्लिक को सुने, समझे और परिणाम पर विचार करके एकाएक फैसले करती है, नियम बनाती है, इसलिए वो आतंकवादी है। या ऐसी सरकारें जो बिना पब्लिक को सुने, समझे और परिणाम पर विचार किए एकाएक फैसले करती हैं, वो नियम बनाती हैं, वे आतंकवादी हैं। और जनता भी बिना सबको सुने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना परिणाम पर विचार की वोट दे देती है। बहुत सीमित पैरामीटर्स पर वोट दे देती है, जाति धर्म के चश्मे से देख करके वोट दे देती है, या बोतल शराब का और पैसा ले करके वोट दे देती है। तो और जनता भी बिना सबको सुने, बिना सोचे समझे जाने, बिना परिणाम पर विचार किए वोट दे देती है, और फिर बाद में बिना सोचे समझे जाने विरोध भी करने लगती है। जो सही काम है उसके साथ रहिए, जो गलत काम है उसका विरोध करिए। ये बायस और प्रेजुडिस के आधार पर या तो साथ होंगे तो साथ ही होंगे, और विरोध करेंगे तो विरोध ही करेंगे। मुद्दों पर विरोध करिए, जो भी मुद्दे गलत हैं कहीं किसी के भी, उसका विरोध करिए। मैंने उन्हें अपनी एक पुरानी कविता भी सुनाई, जो आपको भी सुना रहा हूँ। दोषी कौन? अंधी जनता ने बहरे असंवेदनशील लोगों को चुना। अंधी जनता ने बहरे असंवेदनशील लोगों को चुना। सरकार बनी। सरकार ने जनता को बिना सुने, बिना समझे, बिना जाने, बिना परिणाम पर विचार किए फटाफट काम करने शुरू किए। सरकार ने जनता को बिना सुने, बिना जाने, समझे, बिना परिणाम पर विचार किए फटाफट काम करने शुरू कर दिए। आगे चलकर जनता ने बिना जाने, समझे, सोचे, विचारे विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर वही हुआ जो कबीर ने 500 साल पहले कहा था, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत, दोनों असंवेदनशील, दोनों बिना सोचे समझे, बिना सुने फैसला करने वाले, बिना देखे फैसला करने वाले। तो अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। तो फिर किसे दोष दें? सरकार को? उसे तो जनता ने ही चुना था, या जनता को? उसे तो सरकारों और सरकार बनाने वाले उम्मीदवारों ने ही भरमाया था, भ्रम में उलझाया था। या फिर समय का, या फिर हमारा आपका। अब आप कहेंगे हम आप कहाँ से आ गए? या फिर हमारा आपका, कि हम जितना चाहिए था उतनी तीव्रता से सत्य को नहीं फैला पाए, संविधान को नहीं फैला पाए, जनता मालिक है ये नहीं बता पाए, कि हम जितना चाहिए था उतनी तीव्रता के साथ सत्य को नहीं फैला पाए। और आपका, हाँ आपका, क्योंकि आप इन सब बातों को पढ़ते सुनते सोचते तो रहे, सच से सहमत तो रहे, लेकिन बस उससे आगे कुछ नहीं किया, उससे आगे बढ़ाने की तीव्र गति से कोशिश नहीं की। तो ये एक कविता थी। और आखिर में राजस्थान के एक विधानसभा चुनाव में ये 17-18 के आसपास घटना है, लेकिन ये उदाहरण है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा होगा। जनता ने चंदा देकर चुनाव लड़वाया और बीजेपी कांग्रेस को धूल चटाकर विधायक बन गया एक कर्जदार किसान।
जनता ने चंदा देकर चुनाव लड़वाया और बीजेपी कांग्रेस को धूल चटाकर विधायक बन गया एक कर्जदार किसान। उसने आत्महत्या नहीं की, वह विधायक बन गया। यह अब समय की मांग है, ऐसा होने वाला है। लोकतंत्र में सब संभव है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक बिरला उदाहरण सामने आया है, जहां एक कर्ज से दबे रहने वाले किसान ने बीजेपी और कांग्रेस के दमदार उम्मीदवारों को धूल चढ़ा दी और चुनाव में भी इस किसान को कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ी, जैसा हम लोग 8.5 साल से कह रहे हैं। और ये पिछले साल, कई सालों से मैं जब से ये मिला है, ये घटना हर साल इसको रिपीट करता हूँ। आज मेमोरीज से ही निकाला है। पिछले साल भी मैंने इसको सब तरफ भेजा था। जो अच्छी चीज़ें, अच्छाई को फैलाइए, दिए से दिए जलाइए, तभी काम होगा। वहीं मामले को शांत मत कर दीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ाइए। और चुनाव में भी इस किसान को कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ी। चुनाव पर भारी व्यय करने में असमर्थ यह किसान जनता द्वारा एकत्रित पैसों से चुनाव लड़ा और विधायक चुना गया। चुनाव पर भारी व्यय करने में असमर्थ यह किसान जनता द्वारा एकत्रित पैसों से चुनाव लड़ा और चुना गया। चुनाव सिर्फ पैसे से नहीं जीता जा सकता, बल्कि जनता के प्यार और स्वीकार्यता से भी फतह हो सकती है। इसका उदाहरण है राजस्थान के गिरधारी लाल माहिया, जो एक ऐसे ही किसान हैं जो खेती भले ही कर्ज लेकर करते रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव बिना कर्ज लिए जीत गए। विधानसभा चुनाव बिना कर्ज लिए जीत गए। लोगों के प्यार और समर्थन ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचा दिया। गिरधारी लाल ने श्री डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। गिरधारी लाल ने करीब 24,000 वोट से जीत हासिल की है। यह अब तक का भले विरल उदाहरण है जब लोगों के पैसे से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत है। गिरधारी लाल से लोगों ने जब चुनाव लड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लग रहा था कि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होगा और कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों के सामने संसाधन के मामले में टिकना आसान नहीं होगा। गिरधारी लाल के परिवार वाले भी उनके चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन लोगों ने गिरधारी लाल को समझाया और अपनी तरफ से चंदा देने का वादा किया। एनडीटीवी से बात करते हुए गिरधारी लाल ने कहा कि यह जनता का चुनाव था और संघर्ष जनता कर रही थी। यही तो होना चाहिए, यही तो होना है। पूरे देश के हर चुनाव में, चाहे गांव सभा का हो, नगर निकाय का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, चुनाव जनता का होना चाहिए। जनता को ही फैसला करना चाहिए कि किसे प्रत्याशी बनाएं, किसे जिताएं। चुनाव केवल और केवल जनता का है। मालिक जनता है तो मालिक ही तय करेगा ना किसको नौकर रखें, किसको सेवक रखें, किससे सेवा करवाएं, किससे अपनी बात वहां पहुंचाएं। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने संसाधनों का एनडीटीवी से बात करते हुए गिरधारी लाल जी ने कहा कि यह जनता का चुनाव था और संघर्ष जनता कर रही थी। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने संसाधनों का उपयोग किया और साथ साथ पैसा खर्च किया, लेकिन जनता के समर्थन और प्यार से यह चुनाव जीता। एक तरफ धन था, दूसरी तरफ जनता का मन था। एक तरफ धन था तो दूसरी तरफ जनता का मन था। यह ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें जनता चुनाव लड़ रही थी। यह ऐतिहासिक चुनाव था और अब भविष्य में ऐसे ही चुनाव होंगे, पूरा विश्वास है। 1-2 चुनाव का अभ्यास और भले पब्लिक को करना पड़े, उसके बाद अब यही होने जा रहा है। यह ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें जनता चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ धन था, दूसरी तरफ जनता का मन था। गिरधारी लाल किसान हैं और पिछले 35 सालों से किसान नेता के रूप में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार गिरधारी लाल अपनी खेती के लिए लोगों से कर्जा ले चुके हैं। वे बिजली, नहर, नरेगा, पानी के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सन 2001 में लगातार 14 दिन तक मूंगफली के दाम को लेकर आंदोलन किया था। गिरधारी लाल चाह रहे थे कि सरकार मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे। उस समय की अशोक गहलोत सरकार को इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा था और राजस्थान सरकार ने मूंगफली के दाम 1340 रुपये तय किए थे। 2006 में बिजली कनेक्शन को लेकर गिरधारी लाल के नेतृत्व में डूंगरगढ़ में 56 दिन तक लगातार आंदोलन चला। किसानों की मांग थी कि 8 घंटे बिजली सप्लाई दी जाए। किसानों की मांग के सामने सरकार को झुकना पड़ा था। साल 2017 में किसानों के कर्ज माफ़ करने की मांग को लेकर भी कई दिनों तक उन्होंने आंदोलन किया था।
वसुंधरा सरकार ने पहले 50,000 कर्ज माफ़ी की बात तो मान ली थी, लेकिन बाद में कहा कि सिर्फ छोटे किसानों की कर्ज माफ़ी होगी। फिर कई दिनों तक किसानों ने गिरधारी लाल के नेतृत्व में आंदोलन किया था। गिरधारी लाल ने पहली बार 1995 में डूंगरपुर ब्लॉक स्तर का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे उस समय भी कांग्रेस और बीजेपी को हराकर जीते थे। सन 2000 में फिर ब्लॉक मेंबर का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। वे वर्ष 2004 में पंचायत समिति का चुनाव लड़े और 450 वोट से हार गए। सन 2008 में गिरधारी लाल ने श्री डूंगरगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इस बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। एनडीटीवी से बात करते हुए गिरधारी लाल ने कहा कि वे फील्ड की राजनीति करते हैं, फील्ड की राजनीति करते रहेंगे और पब्लिक के लिए जीवन गुजारेंगे। उन्होंने कहा कि अब वे विधानसभा में किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे। वे चाहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसानों को बिजली मिले और फसलों के सही दाम मिले, साथ साथ दूध का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए। गिरधारी लाल ने कहा कि सरकार से कहेंगे कि श्री डूंगरपुर में किसान ट्यूबवेल के लिए जितना पैसा खर्च करता है उसका 33% सरकार दे। उन्होंने कहा कि एक ट्यूबवेल लगाने में किसान को 10 से 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह देश के अधिकांश हिस्सों में होने जा रहा है। 19 नहीं, अगले 24 के लोकसभा चुनाव में यह देश के अधिकांश हिस्सों में होने जा रहा है। पब्लिक ढूंढ कर अच्छे लोगों को प्रत्याशी बनाएगी और जिताएगी। पार्टियां महत्वहीन हो जाएंगी। जनता पार्टियों के आधार पर न चुनकर व्यक्ति के गुणों के आधार पर चुनाव करेगी। राजस्थान में ही जनता ने पार्टियों से अलग हटकर ऊपर उठकर 13 निर्दल प्रत्याशियों को जिताया है। आप अपने आसपास उन अच्छे व्यक्तियों के नाम और संपर्क सूत्र इकट्ठे करें जिन्हें आप सोचते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में या अन्य विधानसभा चुनाव में संसद या विधायक होना चाहिए, और उनके लिए जनमत बनाएं और उनसे आग्रह करें कि चुनाव में भाग लें। अच्छाई पर छोटी सी कहानी भी याद आ गई। एक 6 वर्ष का लड़का अपनी 4 वर्ष की छोटी बहन के साथ बाजार से जा रहा था। अचानक से उसे लगा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने के दुकान के सामने खड़ी कोई चीज़ निहार रही है, देख रही है। लड़का पीछे आता है और बहन से पूछता है, कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर दिखाती है। बच्चा उसका हाथ पकड़ता है कि एक बड़े जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को गुड़िया देता है। वो बहन बहुत खुश हो गई। दुकान ये सब देख रहा था। बच्चे का प्रगल्भ व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। अब वो बच्चा बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा, इसकी कितनी कीमत है इस गुड़िया की? दुकानदार एक शांत और गहरा व्यक्ति था। उसने जीवन से कई उतार चढ़ाव देखे थे। उन्होंने बड़े प्यार और अपनत्व से बच्चे से पूछा, बताओ बेटे, आप क्या दे सकते हो? बच्चा अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है जो उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समंदर के किनारे से चुन चुन कर बीनी थी। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनता है जैसे कोई पैसे गिन रहा हो। सीपें गिनकर वह बच्चे की तरफ देखने लगा और बच्चा बोला, सर कुछ कम है क्या? दुकानदार, नहीं, ये इस गुड़िया की कीमत से भी ज़्यादा है, ज़्यादा मैं वापस देता हूँ। यह कहकर उसने 4 सीपें रख ली और बाकी की बच्चे को वापस दे दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सीपें जेब में रखकर बहन को साथ लेकर गुड़िया के साथ चला गया। यह सब उस दुकान का कामगार देख रहा था। उसने आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले दे दी? दुकानदार एक स्मित संतुष्टि वाला हास्य करते हुए बोला, हमारे लिए यह केवल सीप है, हमारे लिए यह केवल एक सीप है, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है। हर चीज़ की कीमत अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होती है। इसको इकोनॉमिक्स में भी
तमाम इसकी थ्योरम्स भी हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अगर आपके पास कोई चीज़ एक है तो उसकी बहुत वैल्यू होगी, दो हो जाएगी तो दूसरे की वैल्यू कम हो जाएगी, तीसरी अगर आ गई तो फिर और कम हो जाएगी। जैसे जैसे उस तरह की चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वैल्यू कम होती जाती है। सीप दुकानदार एक स्मित संतुष्टि वाला हास्य करते हुए बोला, हमारे लिए केवल सीप है, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है, और अब इस उम्र में वो नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं। पर जब वो बड़ा होगा और जब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद ज़रूर आएगी, और फिर वह सोचेगा कि यह धरती अच्छे मनुष्यों से भी भरी हुई है, केवल बुरे ही बुरे नहीं हैं। यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी, और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। अंत में एक बार आप सबसे आग्रह है कि अपने आसपास के उन अच्छे व्यक्तियों के नाम और संपर्क सूत्र इकट्ठे करें, और कृपा करके 2024 के लोकसभा के और आगे आने वाले सभी चुनावों में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं और जिताएं, जिससे कि एक नई क्रांति, एक नया अनुशासित इनकलाब हो। और इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ समाप्त होती है। फेसबुक के पेज के सारे मित्रों से आग्रह है कि अभी मैं यूट्यूब पर जो पूरा प्रोग्राम है वह भेजता हूँ, उसका लिंक आप लोग उसको पूरा देखिएगा। मैंने दबाया था उसको लाइव के लिए, पता नहीं कैसे नहीं दबा और वह रह गया। दोबारा मेरी नज़र जब उधर घड़ी गई तो उसको लाइव कर तो दिया, लेकिन पूरा आप नहीं देख पाए, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन आप पूरा, मैं लिंक भेजूँगा, उससे देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।